So let's begin with question number 1, that is define gravitational field strength. Gravitational field strength क्या होती है? Simple, attractive force per unit mass. To the point आप definitions लिखते जाएं, that's also fine. Attractive force per unit mass. ये कौन सा ईयर है? ईयर दैट इज 21। ईयर को छोड़े आप इसको 10 दे अभी आ जाएगा ईयर नंबर। आई थिंक 21 जून है उसका 42। मैं सिलेक्टिव और डिफ़िकल्ट पेपर सिलेक्ट करके आपको सॉल्व कराता जाऊंगा ताकि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना आपका री इन्फोर्स हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली एक नंबर का है, तो अब जस्ट यू कैन राइट अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट पे फील होएगी, मैस पे फोर्स लगती होती है, तो जिसका फार्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल्स जी एम ओवर आर स्क्वायर। बट एक नंबर के लिए फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब पार्ट 2 में आ जाओ बेटा जी। एन आइसोलेटेड प्लैनेट is a uniform sphere of radius, okay. Its mass is 6.42 into 10 raised to power 23 kg, may be considered to be a point mass. Point mass is that point जिसका diameter जो है ना distance से बहुत कम होता है। अगर दो masses हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये mass 1 है और यहाँ पे बेटा जी mass 2 पड़ा हुआ है, इसका जो diameter होगा इस sphere का, इस planet का, इनके between जो distance होता है ना, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस, ये डायामीटर बहुत कम होता है। तो दिस डायामीटर इज मच मच लेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड। तो तब आप इस मैस को पॉइंट मैस बोलोगे। या अगर आप इधर खड़े हो जाओ और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको इनविजिबल नज़र आए, क्लियर ना हो, तो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी represented as the point mass. The planet rotate about its axis with a period of 24.6 hours. For an object resting on the surface of the planet at the equator, calculate to 3 significant figures the gravitational field strength. अभी मैंने ऊपर आपको बेटा फार्मूला लिख कर दे दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज़ ऑलवेज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो हमने स्टार्ट किया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से ही ये पेपर स्टार्ट हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर है, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और उसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है ना ये करना है। तो जी एज कैपिटल, इसका फार्मूला होता है बेटा जी कैपिटल जी दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ये कांस्टेंट भी याद होना शुरू हो जाएंगे। अपना वो भी बेटा जी कैलकुलेटर भी संभालो। मैथ्स हमें गिवन है 6.42 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस इज 3.39 दैट इज गिवन। ये कोई और प्लैनेट है, ये अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 होता है। तो दिस इज़ 3.39 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एंड द स्क्वायर ऑफ दिस। सो कोई भी प्लैनेट है, हर प्लैनेट की अपना जी होता है, तो इसका जी बेटा क्या निकलेगा? ये कैलकुलेशन मुझे करके बताएं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कैलकुलेशन? ये कोई अर्थ, ये अर्थ नहीं है, ये कोई आइसोलेटेड प्लैनेट है इन अ यूनिफॉर्म स्फीयर। रेडियस जिसका डिफरेंट है, मास जिसका डिफरेंस है, तो हर प्लैनेट में अपनी ग्रेविटी होती है। चांद की जो हमारे पास ग्रेविटी होती है बेटा वो 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो कोई भी प्लैनेट होगा उसका अपना जी होगा। जो हमारा जी है ना वो तो 9.81 है। आपने अपने जी को फोकस रखना है। ये अर्थ का जी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये तो पूरी दुनिया फैली हुई है बेटा जी। हमने सिर्फ जी, जी जब कोई बोले ना तो आपने कहना किसका जी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ और सम अदर प्लैनेट। अगर कोई दूसरा प्लैनेट होएगा तो बेटा जी आपने उस प्लैनेट के ऊपर जो है ना फोकस हो जाना है। सो इसका क्या आंसर आया? अलीना बेटा क्या? मेरा नहीं चल रहा, उन दोनों में से पूछे। जी ईमान बेटा आप थोड़ी सी थ्री एफर्ट कर। पॉइंट 3.726। 3.73 ऑलमोस्ट ये चांद है, क्योंकि चांद की भी तकरीबन ग्रेविटी इतनी ही होती है।
तो जो भी है न्यूटन पर केजी हमें बता दी गई है, हमने जी निकाल ली। तो मकसद कहने का ये है, यू नीड टू रिवाइज कि द फार्मूला फॉर जी इज ऑलवेज जी एम ओवर आर स्क्वायर, वेदर इट इज़ अर्थ और एनी प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, कोई भी होएगा जी का फार्मूला जी एम ओवर आर स्क्वायर ही होएगा। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूलाज होते हैं। एक हमने रिसेंटली मैंने आप लोगों को कराया है, दैट इज़ वी स्क्वायर अपान आर। लेकिन ये जो वी होता है ना, ये आर ओमेगा भी होता है। अगर पहला फार्मूला देखो तो आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और नीचे जो है ना ये आपके पास जो है ना ये वी स्क्वायर अपान आर होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं होता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आज ही हमने किया है, तो ये रेडियस से ये रेडियस कैंसिल हो जाए तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली डिस्क्राइब के आर ओमेगा स्क्वायर भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, रोटेशन की जब बात आएगी ना, देखें ये अगर कोई प्लेनेट है, उसका अपना कोई सैटेलाइट है जो उसके अराउंड रोटेट करेगा, और जब कोई चीज़ रोटेशन में होती है तो इन रोटेशन तो आर ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व्ड। तो आप कहेंगे लोग ए इक्वल्स आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस तो है लेकिन ओमेगा, ओमेगा तो हमें पता है बेटा वो तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड होता है, और उसका स्क्वायर ले लो। रेडियस हमारे पास बेटा जी कितना था, रेडियस हमारे पास, आप ये फॉर्मूले को बदलते हैं देख के क्वेश्चन में क्या गिवन है, यस दैट इज द पॉइंट कि आप क्वेश्चन को देखकर वरना मुझे कोई जरूरत ना होती है ओमेगा को बदलने की और यस वी यस स्क्वायर यस को भी। मुझे देखो, अगर लीनियर वेलोसिटी होती ना तो मैं सिर्फ पहला फार्मूला वी स्क्वायर अपान आर करके ना उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के दे देता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, वो जो है ना, फिर मैंने कहा वी स्क्वायर अपान आर है। फिर मैंने सोचा कि वी जो होता है वो तो आर ओमेगा के भी इक्वल होता है, सर्कुलर मोशन वाला पहला चैप्टर अगर आप रिवाइज करो तो आर ओमेगा वी का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपान आर, आर कैंसल्स आर, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी आज के बाद याद कर लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होगा वो अगर लीनियर वेलोसिटी गिवन होएगी तो वी स्क्वायर अपान आर होएगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी, इधर तो ना लीनियर थी ना एंगुलर थी, मैं पहले एंगुलर तक गया और फिर ओमेगा को मुझे पता है कि ओमेगा को जो है ना 2 पाई ओवर टाइम पीरियड लिखा जा सकता है, तो ये मेरी वर्किंग है, इसलिए तो 2 मार्क्स एग्जामिनर दे रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4, तो यू कैन से 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो रेडियस हमारे पास जो है ना ऊपर ही देखो 3.39 है, रेडियस तो वही है, रेडियस इज 3.39 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये टाइम पीरियड आपके पास बेटा जी 24 आवर्स हैं, इसके सेकंड्स भी बनाओ। तो अब आप जो है ना ये सारी कैलकुलेशंस करो, और 24 आवर्स को जहाँ पर टाइम है, टाइम की जगह आपने उसको 3600 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। आपने यहाँ पर कैलकुलेशन ये करनी है कि जो टाइम है यहाँ पर साइड पे कहीं पे टाइम को आप लिख दो कि टाइम इज़ 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स को आपने 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टाइम आपका सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईमान बेटा ये वाली पूरी कैलकुलेशन करके बताओ व्हाट इज़ फाइनल आंसर। 4 पाई स्क्वायर ओवर टी, टी का आंसर 24 इंटू 3600 के साथ, और टाइम का स्क्वायर भी लेना है। 0.01793. शाबाश, तो 0.017 सो ऑन, ये वाला आंसर होगा। अलीना अगर आप चाहो तो आप इसकी मार्क्स स्कीम भी साइड पे ओपन करके रख सकते हो, तो ताकि आपकी चीज़ वेरीफाई होती जाए। सो इन पार्ट 3, द फोर्स पर यूनिट मास एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब जब इक्वेटर पे होते हो, याद रखें नॉर्मल पे और इक्वेटर पे मैंने आप लोगों को इक्वेशंस बताई थी ये फर्स्ट चैप्टर की। जब आप इक्वेटर पर होंगे तो एट इक्वेटर लिख दो, हेडलाइन दे दो। एट इक्वेटर जो होता है आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एफ जी इक्वल्स आपके पास एफ सी प्लस जो है ना आपके पास जो है ना वो वेट,
डब्ल्यू के आपके पास जो है ना ये इक्वल हो जाती है। अगर आप वेट तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के होता है, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो, लुक, अगर ये आपके पास बेटा जी ये कोई वो क्या नाम था आरानिया उसका, ये फेरिस व्हील के अलावा एक और होता है जो झूला जिसको कहते हैं, उसका नाम क्या था भूल गया मुझे, तो जिसके साथ जो है ना वो एक पोल होता है जिसके साथ चीयर्स या छोटे छोटे घोड़े जो है ना ऐसे हॉर्स बने होते हैं, बच्चे जिसके ऊपर घूमते हैं, वो घूम रहा होता है। Carousel. राउंड। यस यस यस, हाँ। कैरोसेल टाइप जो है ना वो वाला जो होता है ना, कैरोसेल में ना वो जब तक सर्कल बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। आप अगर उस पोल पे बैठ जाओ ना तो सर्कल ही नहीं बनेगा। तो ये जो ऊपर जो होता है ना वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल होती हैं, तो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। तो अगर आप बेटा जी यहाँ से एफ जी में से एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस कर दो तो आप कह सकते हो कि सर ये तो आपके पास आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगी। अब जो वेट होता है हमारे पास, देखें अब चीज़ों को आपने समझना है, सिर्फ फोर्सेस को कंसीडर करना है, हमने फोर्स पर यूनिट मास निकालना है। जो अगर फोर्स आपकी जो है ना ये देखो एफ जी एफ सी के इक्वल और वो उसमें वेट ऐड हो जाता है। अगर ग्रेविटी वेट है, अगर ग्रेविटी वेट है तो आप उसको कह सकते हो कि वो एम जी है। और अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल फोर्स है न्यूटन के एक सेकेंड लॉ के मुताबिक, वो तो एम ए होता है एंड दैट इज इक्वल टू आर। तो अब आपके पास देखें ये आर के इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन को सोचो कि जो ग्रेविटी होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में वेट ऐड हो जाता है जब आप इक्वेटर पर होते हो, जब आप इक्वेटर पर होते हो। तो एफ जी और एफ सी को अगर इधर ले आओ, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस मतलब वेट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंस विल गिव यू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एफ जी अगर वेट है तो वेट एम जी है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम ए, मैस इनटू एक्सेलरेशन, एक फोर्स आपके पास आ रही है। तो हमने क्या करना है, इसमें से अगर आप मैस को कॉमन ले लो, अगर आप मैस को कॉमन ले लेते हो, अगर आप मैस कॉमन ले लोगे तो बेटा जी यहाँ से आपको बन जाएगा जी माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर। तो फोर्स पर यूनिट मैस, ये मैस को आर तो फोर्स हुई ना जो वेट के इक्वल हुई है, तो आर डिवाइडेड बाई एम मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई मैस इज एक्चुअली इक्वल टू जी माइनस ए। तो जी कितना निकाला था, इधर 9.81 नहीं लिखना गलती से, हम जी ऊपर ये कोई और प्लेनेट है जिसका जी हम निकाल चुके थे 3.37, ये जी है, रिमेंबर दिस, ये कोई और प्लेनेट है, ये अर्थ नहीं है। तो इसके जी से इसका एक्सेलरेशन माइनस करना था, एक नंबर का क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट लिख सकता है लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आना था। जी की जगह पे आप लिखो 3.37 माइनस एक्सेलरेशन, ये बेटा ईमान ने बताया था 0.0171। इन दोनों का डिफरेंस बताओ बेटा क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट मास 3.71. 3.71। तो 3.71 हमारे पास ये वाली बेटा जी फोर्स पर यूनिट मास आ गई। काफ़ी कंफ्यूज करना चाह रहा था इक्वेटर के ऊपर, सरफेस ऑफ द प्लेनेट, तो हमने वो वाला इक्वेटर वाला जो आपको मैंने पहले चैप्टर के इक्वेटर का, टेंशन का, वर्टिकल सर्कल और हॉरिजेंटल सर्कल सिखाया था, तो वहाँ पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई थी। तो यहाँ पर देखें वो चीज़ें यूज़ हो गई हैं। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ बेटा, थर्मल फिजिक्स है। हर चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करना चाहिए आपको, तब जाके आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो है ना ये चैप्टर आ जाए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको जो है ना चीज़ें याद भी हैं। नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स आपने बेटा जी इसमें से फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स इतने आने चाहिए। अब इसके लिए जो है ना बेटा जी क्या दो अप्रोचेज़ हैं। पहली इक्वेशन आप ये लगा दो, पी वी इक्वल्स एन आर टी, ये मेरे पास फार्मूला है थर्मल फिजिक्स का। प्रेशर बेटा 8.5, ये पहले हिस्से में प्रेशर गिवन है, तो यहाँ पर मैं प्रेशर की जगह पे लिख दूंगा 8.5 इंटू 10⁵ इंटू इसके साथ इसका वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है जी 3.1 लिखा हुआ है सर। दिस इज़ 3.1 इंटू 10⁻⁻3। मुझे मोल्स निकालने हैं अभी। एन आर, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा जी, और आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है जी 290 केल्विन। तो आप पहले बॉक्स को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 290 केल्विन, इसमें से मुझे एन निकाल के दिखाओ बेटा जी।
लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ से राइट वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करें और मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बताएं। मिनायल बेटा आपको समझ आ रहा है? आपके पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेशन निकालें। क्या आंसर आया? 1.093। ओके 1.09, ये मेरे पास n है, लेकिन मुझे मोल्स नहीं निकालने थे, मुझे नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो ये देखो, ये अप्रोच भी मैं ज़्यादातर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करता होता, लेकिन आप लोगों को मैं दोनों सिखाना चाह रहा हूँ। मोल्स इज़ इक्वल टू n ओवर एवोगैड्रो नंबर, तो मुझे एक्चुअली कैपिटल N निकालना है, तो वो n इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। तो अब n आपने बेटा बताया 1.09 है इंटू एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर जो है ना बेटा जी 23। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें और फाइनल आंसर बताएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 है तो ऑलमोस्ट वही 6.6 ही रहना है इसने, और क्या हो जाना है, कैलकुलेटर यूज़ करो। तो ये 6.6 इंटू जो है ना यही पावर 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आपके पास जो है ना बेटा जी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है अरीना बेटा, समझ आया? जी। इसको आप डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हो, देखो डायरेक्ट अप्रोच पी वी इज इक्वल टू एन के टी। आप डायरेक्ट इधर से एन को सब्जेक्ट अगर बना देते, मैं ज़्यादातर ये करवाता हूँ, लेकिन ये करवाने का नुकसान ये है कि बच्चे मोल्स वाला कॉन्सेप्ट ही भूलते जा रहे हैं, वो डायरेक्ट पी वी इज इक्वल टू एन के टी कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास के इंटू टी, तो एन आपने कैपिटल एन डायरेक्ट ये लगा सकते हैं फार्मूला, या फिर आप पहले बेटा मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि मोल्स का जो फार्मूला होता है वो कैपिटल एन ओवर एवोगैड्रो नंबर होता है। तो वी आर डन, जिस तरीके से भी करें, अगर आप पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ओवर सॉरी एन ओवर एवोगैड्रो नंबर करो और एन को सब्जेक्ट बनाओ, तो यू विल गेट द सेम आंसर जो कि आपको उस फार्मूले से आएगा। अब वो उसने कहा कि शो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ 190 केल्विन। तो पहला टेम्परेचर हमारे पास जो है ना बेटा जी ये, तो फिर इसका मतलब है कि ये T1 है 290, इधर का टेम्परेचर T2 होगा। तो हमारे पास तो बेटा जी एक मदर इक्वेशन थी, मैंने आपको सिखाई हुई है, P1V1 ओवर जो है ना बेटा जी T1 इज़ इक्वल टू P2V2 ओवर जो है ना T2। अब देखें दो बॉक्सेस हैं, लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स है ये वाला और राइट साइड पे एक बॉक्स है। PVT प्रेशर भी गिवन, वॉल्यूम भी गिवन, टेम्परेचर भी गिवन। दूसरी साइड में जब चेंजेस हो रही हैं, प्रेशर P2 गिवन, यहाँ पर वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 T1, तो यहाँ पर प्रेशर जो है ना बेटा जी P2 और वॉल्यूम V2। तो इसमें मोल्स का फार्मूला, मोल्स नहीं है हमारे पास, तो हम इसलिए मोल्स को डालेंगे ही नहीं। अदरवाइज़ ये फार्मूला होता है P1V1 ओवर N1 T1 इक्वल्स P2V2 ओवर N2 T2। अगर मोल्स भी होते ना तो वो इधर आ जाने थे, लेकिन हमें तो T2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो T2 को सब्जेक्ट बना लो। T2 विल बी इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय T1 डिवाइडेड बाई बेटा जी आ जाएगा P1 इंटू जो है ना V1। तो यू कैन यूज़ योर वैल्यूज़ एंड गेट फाइनल टेम्परेचर। तो पहला प्रेशर हमारे पास बेटा जी क्या है, पहला प्रेशर आप लिखोगे सर वो तो 8.5 है, 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5। जो वॉल्यूम है बेटा जी दूसरे वाला हमारे पास वो है 3.1, टेबल को आप कंसर्न करो, इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू टेम्परेचर 1 जो हमारे पास है वो है आपके पास बेटा जी 290 डिवाइडेड बाई P1, इधर भी P1 आ गया, ये क्या चक्कर है,
T2 ये P2 होगा, सॉरी ये P2 होगा। और P2 आपके पास जो है ना ये वॉल्यूम तो डिफरेंट उसमें से देख लो, ये यहाँ पर ये वाले ये अगले P2 हैं 2.7, तो ये वाली वैल्यूज़ अगली P2 की आपने लिखनी है और पिछले वाली P1 की हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई मिक्सअप कर दी हैं, तो P2 की वैल्यू लिखनी है हमने। P2 की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है और उसका वो भी डिफरेंट है टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये P1 आपके पास आ जाएगा। इधर से ना टेम्परेचर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, तो P1 में आपने बेटा जी लिखना है 2.7 इंटू 10⁻⁵ जो है ना 5 इंटू साथ जो है ना आपके पास जो है ना जो वॉल्यूम है वो 6.3 है इंटू 10⁻⁻ जो है ना -3 है। तो प्रेशर 1 जो है ना बेटा जी वो आपके पास 8.5 है इंटू 10⁻⁵, और उसका जो वॉल्यूम है बेटा जी वो है 3.1 इंटू 10⁻⁻3। इन सब को डिवाइड करके बेटा फाइनल टेम्परेचर की बात T2 लिखो, उन्होंने TF लिखा हुआ है तो हम TF भी लिख सकते हैं। ईमान बेटा कैलकुलेशंस बताएं, इसका फाइनल आंसर कितने टेम्परेचर आ रहा है, कितने केल्विन, क्योंकि हमने केल्विन यूज़ किया तो केल्विन में ही आंसर आएगा। $187.2. गुड, 187 केल्विन लिख सकते हैं, बस बाकी छोड़ दें। वी आर डन विथ थर्मल। नहीं, अभी इसका एक पार्ट है, ये आपके पास आ गई बेटा जी ई के। इसका ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर आता है कि इसका प्रूफ बताओ, ये कैसे प्रूफ होती है। वो हम पिछले पेपर के अंदर हम इसका प्रूफ दे चुके हैं। अब जो है ना इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। याद रखो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो यू कैन से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का फार्मूला दो तरह से होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट लॉ लिखा होगा क्वेश्चन में कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपने इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब करना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Q is heat given to the system, work is done on the system, delta U is change in internal energy। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी मेंशन हो तो एक बात याद रख लो कि इसमें काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक नो IMF, मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि नो पोटेंशियल एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ डेल्टा यू इज इक्वल टू ई के, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो नो पोटेंशियल एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ये ज़ीरो। तो एक्चुअली डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 kT गिवन है, तो हम डेल्टा यू बड़ी आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई देखो 3/2 के जो है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये याद हो जाएगी आपको पेपर करते करते। आगे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है आपके पास। अब हमारे पास जो हमने पिछला पार्ट था फाइनल टेम्परेचर 187 निकाला, उससे पहला टेम्परेचर 290 केल्विन था। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो निकालें बेटा, कैलकुलेशन बताएं। डेल्टा यू नेगेटिव में आएगी, हमने ये चीज़ समझो कि जब वो काइनेटिक एनर्जी देख के ना डेल्टा यू पूछेगा तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट डेल्टा यू को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं कर सकते। यू हैव टू डिस्क्राइब, 3 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू मेंशन कि अकॉर्डिंग टू KMT, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो नो पोटेंशियल एनर्जी, फिर इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो पुट कर दो, फिर यू कैन से कि डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड एवरीथिंग। तो व्हाट इज द आंसर? नेगेटिव में। जी नेगेटिव में ही आएगा ना, मैं वही कह रहा हूँ। -2132.1 नहीं, मैंने इंटू मार्क्स 10। बोली हुई है, गलत कैलकुलेशन कर रहे हो।
3/2 इंटू, अच्छा एक मिनट, लुक 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 लुक, यहाँ पर एक और चीज़ देखो। एवरेज, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की होती है। इस लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मॉलिक्यूल की है। हम गलती कर रहे थे, आपकी कैलकुलेशन ठीक हो सकती है। ये काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की है। जो आंसर आएगा ना, अगर उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उसको मतलब 1 मोल है तो साथ उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए आपके पास जो n होता है ना, वो होता है n ओवर एवोगैड्रो से। अगर 1 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल, तो जो n होता है वो n एक्चुअली n इंटू एवोगैड्रो ही होता है। और n अगर 1 होता है तो एवोगैड्रो तो आपका कितना होता है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 20, तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दो। बल्कि हमने तो n निकाला हुआ है, पीछे देखो, हमने कोई n निकाला तो था, हमने ये देखो n निकाला हुआ है। ओ सॉरी, ये वाला n लेना, n तो है हमारे पास, हमें क्या ज़रूरत है n को जो है ना अलग से निकालने की, ये n मौजूद है। और क्वेश्चन अब ये होना चाहिए आपके माइंड में, सर फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का 3/2 kT है, आपने इसको n kT क्यों किया? अब जब वो आपसे पूछेगा, ये एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको, ये 3/2 असल फार्मूला होता है हमारे पास, लोग 3/2 kT, लेकिन हम इसको n kT बनाते हैं। जब वो पूछेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, पूरी गैस की पूछ रहा है, एक गैस का मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल का फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज के इज इक्वल टू 3/2 kT। लेकिन अब यू हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ कि आपको एक्चुअली इसमें n को घुसाना था। तो अब जो भी आंसर आया है उसको अपने वो n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और n की वैल्यू हमारी है वो 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब बताओ आंसर क्या आएगा? जो आपने पहले आंसर निकाला है उसको जस्ट n से मल्टीप्लाई करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल फिजिक्स बेटा जी आपको 15 से 20 मार्क्स के पास मार्क्स देगी। आइडियल गैस अलग है, थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर अलग है। तो यहाँ से आप जो है ना अच्छे खासे मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो विद ग्रेविटेशनल चैप्टर के साथ साथ। तो अब फाइनल आंसर क्या आया? कोई कर रहा है कैलकुलेशन? अलीना, जो आंसर आया था उसको बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। ईमान, -1407। गुड। ये मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मार्क्स स्कीम खुली हुई है। -1400 जूल, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट पार्ट देखो, यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आए तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू आपने Q प्लस W करना है। यहाँ पर थर्मल फिजिक्स आइडियल गैस को बहुत स्ट्रांग कर लो आप। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू Q प्लस W। वो कह रहा है कि टू एक्सप्लेन वाई द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र ही ना हो तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डेल्टा क्यू जो होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर किसी सिस्टम के अंदर आपने कोई गैस पीछे से हीट ही नहीं दी, आपने उसको हीट ही नहीं किया, नो क्यू, व्हेन क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आप कहेंगे कि सर देन डेल्टा यू इज़ ओनली इक्वल टू वर्क। देखो, डेल्टा यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हीट ही नहीं है, वो कह रहा है कि आपका जो वर्क है वो सिर्फ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। तो इट मीन कि देयर इज नो क्यू, नो हीट, नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आप लिख दो यहाँ पर नो थर्मल
एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड नहीं हुई, तो आपका जो डेल्टा यू होगा वो वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल ही होएगा। तो दैट्स ओके। यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी वो फर्स्ट लॉ का नाम बोलेगा, आंखें बंद करके आपने डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू सोचना है। अगर वो खाली डेल्टा यू बोलेगा और वो होगा फिर आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, आपके माइंड में दोनों इक्वेशन अपेयर होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ कहता है कि डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी मेंशन करता है, कहते हैं डेल्टा यू निकालो, फिर इस इक्वेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू IMF, सॉरी KMT, कैनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, उसके अकॉर्डिंग तो IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है। आप पूरा IMF ना लिखना, आपने पूरा लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो फिर ये इक्वेशन आपकी बेटे जी बन जाती होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी अगर एक मॉलिक्यूल की है तो 3/2 kT लगा दो, तो आपका डेल्टा यू 3/2 kT के इक्वल होएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बेटा जी। और अगर वो पढ़ना है क्वेश्चन को, वो पूरे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/2 NKT फिर आप लगाओगे, और n होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो या तो आपको निकालने पड़ेंगे या आप किसी पार्ट में निकाल चुके होंगे पहले। तो वी आर डन विद दिस सेक्शन। तो ये देखो आपका पहला सेक्शन थर्मल फिजिक्स ख़त्म। अब थर्मल से हमारे 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब आपके पास SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर आएगा। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बेटा करते जाओगे ना, तो P4 आपका A* आपको दे जाएगा। मैंने आप लोगों के लास्ट चैप्टर बहुत पक्के कराने की कोशिश की है, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। वो वाले चैप्टर मैंने जानबूझकर पक्के कराए हैं ताकि थ्रेशोल्ड चाहे 64 पे क्यों ना गिरे, हमारी लास्ट चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होंगे। अब देखें, मैं स्टार्ट वाले चैप्टर्स को गैदर कर रहा हूँ, असेंबल कर रहा हूँ, ताकि आपके पिछले चैप्टर्स आप पूरे ऐसे जैसे ही हम पहुँचेंगे ना अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटेंस से आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, अपने माइंड में एक बॉन्ड बना लो फौरी तौर पर। हाँ ठीक है, ये हम शुरू से चलते हुए वो 6 चैप्टर्स तो हमारे पक्के हैं ही हैं इंशाल्लाह। और इस तरह से पूरे के पूरे आपके 100 मार्क्स आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। वाइड एंड ब्रॉडन योर माइंड, तो चीज़ें आपको जो है ना बहुत आसान, P4 बहुत ईजी लगेगा। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इस इक्वेशन को देखो, इसको देख कर बताओ क्या SHM एग्जीक्यूट हो रही है। एक्सप्लेन। ये जो यूट्यूब है, देखो ये जो हमारे पास यूट्यूब है बेटा, इस यूट्यूब में लिक्विड जो है ना ऊपर नीचे होगा, मतलब जितना लिक्विड इधर से नीचे होएगा उतना ही लिक्विड ऊपर जाएगा, अप डाउन मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या ये मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब SHM के लिए आपको एक शर्त याद होनी चाहिए। देखो SHM जब भी होगा उसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। अगर आप उसके फार्मूले से ये एक्सप्रेशन बता सकते हो, देखो गौर से देखो, दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट इनटू x। अब आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हुआ है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज इक्वल टू ky। तो भाई ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यस, आपने कहा कि हमने तो पकड़ लिया है। एक्सेलरेशन इज, लिखो इधर 3 मार्क आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये तो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है एग्जामिनर का। उसने पूछना ही पूछना है कि प्रूव करो कि दिस ऑब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज एग्जीक्यूटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्सप्लेन हाउ द एक्सप्रेशन शोज दैट द लिक्विड इन द ट्यूब इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने कहना जी हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग आपने कहना कि भाई एक्सेलरेशन इज, लिखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड यहां पर मेंशन करना पड़ेगा एंड नेगेटिव साइन शोज, आप लिखोगे नेगेटिव साइन शोज दैट
Acceleration is opposite. Acceleration is opposite in direction. Opposite in direction to displacement. दैट्स इट। अब आपको 3 मार्क्स मिल गए। मैंने इक्वेशन स्टार्ट में लिख दी, आप एंड में बेशक ये इक्वेशन बॉक्स में बंद करके दिखा दिया करना है कि जब भी हम देखेंगे ये वाला एक्सेलरेशन एग्जामिनर खुद देता होता है, याद रखें, लेकिन हमने जो है ना इसको कंपेयर करना होता है। लुक, ये पहला पार्ट हो गया, 3 मार्क हो गए। हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, वो ये होती है a इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही स्किल सीख लो SHM को परफॉर्म करने के लिए। जो मैंने आपको 5-6 मोशन सिखाई थी वो जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए थी। यहाँ पर कोई वो रानिया रिहान परेशान होती है कि सर बहुत लंबा चैप्टर है। उसमें जो मैंने आप लोगों को मोशन सिखाई हुई है ना कि ये पर्टिकुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगी, उन तमाम मोशंस में से सिर्फ यही बातें मैंने डिराइव करनी थी 3 नंबर के लिए कि दुनिया जहाँ से कोई भी मूवमेंट अगर वो मोशन लेकर आता है और आपसे क्वेश्चन करता है क्या ये वाली मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, आपने कहना है अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गए और नेगेटिव साइन भी आ गया तो यस इट विल इंडिकेट कि दैट पर्टिकुलर मोशन इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमारे पास ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM की। कोई आपसे पूछे कि SHM को डिफाइन करो, सिर्फ इसको लिख दीजिएगा। कोई पूछे कि व्हाट इज SHM, आपसे सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर करता है डिफाइन SHM, तो आपने लिखना है SHM कैन बी डिफाइंड बाय दिस फार्मूला वेयर A इज एक्सेलरेशन, x is displacement, omega is angular frequency and negative sign shows के it is acceleration is directed towards the mean position। 3 मार्क की सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी आती है और सिर्फ यही इक्वेशन आपने लिखनी है। अब जी वो क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन के एक फार्मूला एग्जामिनर देता है आपको, एक उसने दे दिया नेगेटिव g/L इंटू एक्स, ये इक्वेशन गिवन है। ऊपर देखो, इसको सीखो कि जब एक एक्सेलरेशन एग्जामिनर आपको देगा हाउ टू क्रैक दैट गिवन एक्सेलरेशन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हमारे पास तो स्टैंडर्ड है SHM की, कोई भी SHM के बारे में क्वेश्चन करे आपको ये फुल बेटा क्रैम्ड हो, रट्टा लगा होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पकड़ो, फिर दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है साइमल्टेनियसली। देखें, इनको आमने सामने लिखो। ये एक्सेलरेशन हमारे पास स्टैंडर्ड है ओमेगा एक्स स्क्वायर एक्स, ये गिवन है इन द क्वेश्चन। दोनों को कंपेयर करना है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये भी भूल जाओ, राइट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो लिखो g/L इंटू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखें x के साथ x कट गया तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/L। हमें पहले ओमेगा चाहिए, यहाँ से ओमेगा निकलेगा। तो अलीना देखो कहाँ तक मैं पहुँच गया, g/L अंडर रूट ओमेगा, ओमेगा की जगह पे लिख दो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। तो देखें एक इक्वेशन बन गई gL ओवर अंडर रूट, मुझे टाइम पीरियड यहाँ से निकालना था। तो यहाँ से बताओ g की वैल्यू क्या होती है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को आप जो है ना यूँ कर लो, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लो, फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा, मसला तो फिर वहीं पे चला जाएगा, चले कोई नहीं। तो आप लिख दो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू g/L। तो टी स्क्वायर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा बेटा जी 4 पाई स्क्वायर इंटू L ओवर g। फिर जो आंसर आएगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। लेंथ आपके पास जो है ना कितनी है, क्वेश्चन के अंदर जो है ना लेंथ आपके पास, बल्कि ये गिवन है हमारे पास, लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन 4 पाई आपके पास 3.142 इसका स्क्वायर लो इंटू लेंथ जो है ना बेटा जी वो आपके पास है 0.18 ओवर g की वैल्यू है 9.81। इस सारे का अंडर रूट ले लो तो सिर्फ t सब्जेक्ट बनेगा और आंसर निकालें। 0.851।
शाबाश। तो ये देखें यहाँ पर 0.851 हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई एम रिपीटिंग कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो जो मैंने डिटेल में रानी अरिहान अलीना जो मैंने आप लोगों को डिटेल में वो मोशन सिखाई हुई थी, वो उन तमाम मोशन का एक ही पर्पज़ है कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि कौन सी मोशन SHM एग्जीक्यूट करती है जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसमें नेगेटिव साइन भी हो। तो सिंपल यही लिखना है कि द मोशन इन विच एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement and negative sign shows both are opposite. Acceleration is opposite in direction to the displacement. बाकी तो अगले 3 मार्क्स होते हैं दो एक्सेलरेशन की इक्वेशन को कंपेयर करने वाली स्किल। एक तो हमारा अपना स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल्स नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, और दूसरी उसको आपको याद नहीं करना, वो एग्जामिनर देगा। उस एग्जामिनर के अंदर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को पहले ऑब्जर्व करना है कि इफ समथिंग इज गिवन बाय कांस्टेंट, इफ a इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट इनटू x, आपने सिर्फ इस चीज़ को पकड़ना है। g/l आपने कहना है ये तो कांस्टेंट है, तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट आती है ना तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्रूफ हो जाएगा। पहले वो आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करता है एग्जामिनर कि मैंने जो इक्वेशन दी है वेयर्ड सी, जिसमें कभी वो g/l कभी उसमें के पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता है, हमें उस कांस्टेंट से कुछ नहीं लेना। हमने कहना है कि बस हमें ओ लेवल मैथ्स से पता है कि जब दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना तो ऊपर कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से बेटा आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। आप पार्ट 3 में आ जाओ। इसमें हमने रेशियो निकालनी है। ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब आर डैम्प्ड। अब डैम्प्ड का मतलब होता है एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज होता है। इन एनी कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज बाय 6%। अब ये आपके पास जो है ना 3 साइकिल्स चलने हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को पहले याद रखो, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर होती हैं, दैट इज़ ½ mv²। अब जो v होता है इसको भी याद रखो, v इज़ ऑलवेज इक्वल टू r ओमेगा होता है, लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसलिए v जो होता है ना वो x0 ओमेगा होता है। तो ऑसिलेशंस के अंदर जो आपको मैंने डेरिवेटिव सिखाए थे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें अब आपको रिवाइज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख सकता हूँ कि 1/2m ओमेगा, v की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बेटा जी x0 ओमेगा और इसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ½ mx0 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। तो दिस इज़ द एक्चुअली फार्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, जो कि ये डिस्क्राइब कर रही है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें ये टोटल एनर्जी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिमेंबर दिस थिंग कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास टोटल एनर्जी ये स्क्वायर की शक्ल में जा रही है तो 6% डिक्रीज़ है, देयर इज़ 6% डिक्रीज़। जब 6% डिक्रीज़ होगा तो जो हमारे पास जो दूसरी एनर्जी होगी एक जो वो होगी, तो 100 में से 6 माइनस करो तो बेटा वो 94% बचेगी। तो 94 का मतलब होता है 0.94, तो 0.94 और वो क्यूब की आपके पास जो ना स्क्वायर है, उस एनर्जी टोटल हमारे पास आ जाएगी। 3 साइकिल्स की बात की है, तो उसने 3 साइकिल की बात की है, तो इसको जस्ट 3 का क्यूब मतलब द रिमेनिंग एनर्जी टू द पावर 3 या 0.94 0.94 0.94 करने की क्या ज़रूरत है, सीधा आप लिखो ये एनर्जी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। पहले बताओ इसका क्या आंसर आता है, एनर्जी जो दूसरी आई है। (0.94 का क्यूब बेटा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ, कौन बता रहा है? ईमान, अलीना बेटा, 0.94 इसका क्यूब, इसके आगे क्या लिखा है? x0, वो तो आपके पास x0 है 0.83। 0.83, बस आपने सिर्फ यही क्यूब बताना था।
और ये एक्स नॉट है। अब जो एनर्जीज़ की रेशियो है, मतलब 3 साइकिल वाली एनर्जी तो हमारे पास ये आ गई ना, तो अब आप लिख दो कि एनर्जी 2 और इनिशियल एनर्जी जो हमारे पास है, वो तो हमारे पास एनर्जी जो है ना 0 पॉइंट जो है ना ये 83x0 है। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ स्क्वायर के साथ रेशियो में होता है, और नीचे जो है ना ये आपके पास x0 का स्क्वायर, तो x0 का स्क्वायर और x0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। 0.83 का स्क्वायर लो, क्या आता है आंसर? 0.69. 0.69 इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो बेटा जी आपकी एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का फार्मूला सेम होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी जो होती है ना ये मैक्सिमम होती है, और अगर आपकी वी नॉट मैक्सिमम है तो दैट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये सारे फार्मूलाज ऑसिलेशंस वाले चैप्टर्स में मौजूद हैं, तो मैं ऑसिलेशंस को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। यहाँ से एक नंबर भी नहीं लूज़ कर सकते आप। यू आर नॉट सपोज टू डिडक्ट अ सिंगल मार्क फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। ये टोटल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें फार्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर चुके होंगे। ऑसिलेशन पहला सर्कुलर मोशन देखो, दूसरा ग्रेविटेशन में 12 से 15 नंबर तक क्वेश्चन, उसके बाद थर्मल फिजिक्स में आइडियल गैस के अलग मार्क्स हैं, और जो जो लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके 6-7 नंबर अलग हैं, और 9 नंबर 10 नंबर आपको यहाँ पर ऑसिलेशंस। तो 4 चैप्टर्स के बाद आप 40 मार्क्स को टच कर रहे होंगे, और ये मैथमेटिकल अप्रोच है, इसमें एग्जामिनर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो आपके पास जो है ना वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं, उसके बाद जो आखिरी 6 है, मेरा जो वेपन है ना, जो ए स्टार मैं आप लोगों को क्लेम कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ दैट कि हमने उधर से कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट, न्यूक्लियर, क्वांटम, मेडिकल और एस्ट्रोफिजिक्स को तो हमने फिंगर टिप्स पे करना ही करना है, तो इधर से हमारे ये हो गए। बाकी बेटा जी बचेगा मैग्नेटिक फील्ड आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग में इंशाल्लाह करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके फार्मूलाज अलग से, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो क्या बचता है P4 के अंदर। अगर हमने पहले टारगेट में आखिरी 6 चैप्टर जो कि सारे बच्चों के 90% डिफ़िकल्ट होते हैं, जिस बिकॉज ऑफ दैट थ्रेश होल्ड जो है ना ड्रॉप करता है आपका 64 पे आउट ऑफ 100। सोचने वाली बात है कि क्यों हर साल इसका बिलो 70 होता है। अगला पोर्शन वीक होता है मैक्सिमम इसका कैंडिडेट्स का, तो हमने यहाँ से एडवांटेज लेकर अपनी परफॉर्मेंस 90 प्लस रखनी है। तो और आप बाकी जो एग्रीगेट्स होंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो है ना मेरे ख्याल में क्लास भी आपकी एंड होने वाली है, तो यहाँ तक अगला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो बाकी जो है ना ये इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आपको जो है ना कल उसका जो है ना बेटा जी सिखाऊंगा। इसका अगला क्वेश्चन